Hi, welcome back to my channel of Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. So if you have not seen my last video on pica disorder, please go ahead and check and like as well. So if you have not subscribed my channel as well, please go ahead and subscribe my channel and press the bell icon so that you can know about my new videos. And we were discussing about eating and feeding disorder. In my last video, I talked about pica disorder. In my this video, I will talk about rumination disorder, which is an eating disorder. In this, I will talk about symptoms of rumination disorder. What is rumination disorder? Diagnosis and treatment of rumination disorder. What causes rumination disorder? Prevalence of rumination disorder. Okay, what is rumination disorder? Let's talk about that. Rumination syndrome, also known as rumination disorder or Marxism, is a feeding and eating disorder in which undigested food comes back up from person's stomach into her or mouth. ओके सो रिमिनेशन डिसऑर्डर इज एन फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। यहाँ पे फीडिंग और ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात चल रही थी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपका फूड जो अनडाइजेस्टेड होता है जिसे आप सैलो करते हो, तो ये विंड फूड पाइप से ऊपर आ जाता है। ठीक है, स्टमक में पूरी तरीके से पहुंचता नहीं है। वंस द फूड इज बैक इन द माउथ, द पर्सन में च्यू इट अप एंड सॉलो इट और अगेन और स्पिट इट आउट। कि अब जब मुंह में फिर से आ रहा है खाना, तो आप इसको च्यू करके अंदर ले सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं, या फिर आप थूक सकते हैं, स्पिट आउट कर सकते हैं। दिस बिहेवियर यूजली आकर्स आफ्टर एवरी मील। ये बार बार होता है, एवरी मील में होता है एंड मे अपीयर एफर्टलेस, कभी कभी एफर्टलेस होता है। Rumination may follow a sensation of burping, belching and typically does not involve nausea or retching. अब इसमें burping होता है, डकार आती है, लेकिन कभी nausea और retching वाली प्रॉब्लम नहीं आती है। In rumination, the regurgitated food does not tend to taste sour or bitter because it has not time to fully mix with stomach acid and be digested. अब ये फिर से वापस आ रहा है माउथ में, तो इसको टाइम नहीं मिला स्टमक के एसिड से मिक्स होने का, तो इसके टेस्ट में चेंज नहीं आता है, सावर या बिटर नहीं होता है। तो इससे ये क्या होता है, ये जो इनके पेशेंट होते हैं फिर से swallow कर लेते हैं, या फिर जो पेशेंट कुछ स्पिट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। रुमिनेशन डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या है? अनफोर्स्ड रेगर्गिटेशन है, अनफोर्स्ड होता है, जो मुंह पे आ जाता है खाना। बेल्चिंग प्रायर टू वॉमिटिंग, बेल्चिंग सबसे ज्यादा होता है, डकारें सबसे ज्यादा आती हैं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, पेट में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, क्रॉनिक बैड ब्रेथ होगा, आपका हमेशा से आपका जो सांस होगा वो हमेशा बैड ब्रेथ होगा, कि आपका जो सांस की जो महक होगी वो हमेशा खराब रहेगी। वेट लॉस हो सकता है, क्योंकि बार बार खाना मुंह में आ रहा है तो आप सही से डाइजेशन नहीं हो पा रहा है, और आपका सही से आप बार बार का ऐसा भी होता है कि अभी आप कभी कभी आपको खाने का ही मन नहीं करेगा। चैप्ड लिप्स, क्योंकि मॉइस्चराइज आपका मॉइस्चर कम है बॉडी में, पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि खाना बार बार आ रहा है बाहर। ठीक है, अब act of regurgitation is a reflex action that can be learned, an intentional act or it can be unintentional। कभी किसी में intentional भी हो जाता है और कभी कभी लोगों में unintentional भी होता है। People who have rumination syndrome are not regurgitating food because of stomach illness or because they feel sick। इनका stomach illness नहीं होता और ये कभी feel sick नहीं कर रहा होता, इस वजह से नहीं होता है syndrome। ठीक है, अब who gets ruminating syndrome, किनको किनको हो सकता है? rumination syndrome has been long known to occur in babies में सबसे ज्यादा होता है, and in people with developmental disabilities। developmental disabilities में क्या क्या है? आपका ADHD, autism spectrum disorder, ये सब वाले developmental disabilities में आ सकता है, but can occur in people of all ages, सब एजेस में हो सकता है। चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स विद हाई लेवल स्ट्रेस और एंजाइटी, इसमें भी हो सकता है। मे बी एट हायर रिस्क फॉर रुमिनेशन सिंड्रोम, उन पे हो सकता है ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सिम्टम्स एंड कॉजेस में क्या हो सकता है? रिगर्गिटेटिंग एंड रीचूइंग फूड ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर ये बार बार हो रहा है। ठीक है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सच एज इनडाइजेशन, स्टमक एक्स, ये सब अगर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो रही है, IBS की प्रॉब्लम हो रही है। डेंटल प्रॉब्लम्स, आपकी बैड ब्रेथ है, टूथ डिके हो रहा है, खराब हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, चैप्ड लिप्स हो रहे हैं। ठीक है, बेबीज हु हैव रुमिनेशन सिंड्रोम में स्ट्रेन और आर्क देयर बैक्स, उनके बैक में दर्द हो सकता है, आर्क देयर बैक्स, which could also be a sign of gastrointestinal reflux। ये gastrointestinal reflux का भी एक साइन हो सकता है। ठीक है, what causes rumination syndrome? rumination syndrome के causes होते हैं। the exact cause of rumination syndrome are not known। exact cause known नहीं है अभी तक, सारे eating feeding disorder की तरह। some people may they have undergoing stressful events। अगर प्रॉब्लम है, ये स्ट्रेसफुल
लिव। तो सोच रहे हैं तो क्या होता है, जब आप खाना खा रहे होते हो तो वो नीचे आपका फूड पाइप के थ्रू स्टमक तक जाता है और वो रिगरगेटिंग होके बाहर से माउथ में आ जाता है। वो फूड में आपके स्टमक में फुल्ली एसिड होने के साथ मिक्स नहीं हो पाता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और फिर one explanation is that food expands the stomach, which is followed by an increase in abdominal pressure and the relaxation of the lower esophageal sphincter junction with the esophagus, food tube, mouth meet the stomach। वही चीज मैंने बताई है। अगर आप मैकेनिकली इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपका जो एब्डोमिनल प्रेशर होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, और फिर रिलैक्सेशन ऑफ द लोअर ईसोफेगल स्पिंचर होगा, ठीक है। द जंक्शन वेयर द एक्सोफेगस द फूड ट्यूब फ्रॉम द माउथ, आपका खाना नीचे तक जाएगा और फिर उसके बाद ऊपर आ जाएगा। सीक्वेंस ऑफ इवेंट फॉल अलाउज अ मैच देयर, ठीक है। आपका खाना नीचे तक जाएगा, स्टमक में मिक्स नहीं होगा एसिड के थ्रू, और फिर वो वापस आ जाएगा आपके माउथ में स्पिंचर के थ्रू। जब दैट कम, और ये पूरा जो प्रोसेस है इसको कहते हैं रिगर्गिटेशन, ठीक है। अब आपका डायग्नोसिस और टेस्ट इसमें क्या कर सकते हैं इसको समझने के लिए। रिपीटेड रिगर्गिटेशन ऑफ फूड ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 मंथ, और रिगर्गिटेशन ऑफ फूड में बी रीच्यूड, रीस्वेलोड और स्पिट अप। अगर ये है तो इसमें आपको पता चल सकता है रमनेशन सिंड्रोम। रिगर्गिटेशन इज नॉट ड्यू टू अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और अदर मेडिकेशन, तो नहीं है। तो उसको द ईटिंग डिसऑर्डर डज नॉट occur only in presence of anorexia nervosa, bulimia nervosa, binge eating disorder और avoidant restrictive food intake disorder, जिसकी मैंने पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। अगर ये डिसऑर्डर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। इफ द ईटिंग डिसऑर्डर occurs together with another mental disorder, for example intellectual disability, must symptoms must be severe enough एंड बी द मेन रीजन फॉर सीकिंग दैट। अगर ये किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हो रहे हैं तो सिम्टम्स सीवियर होने चाहिए रुमिनेशन डिसऑर्डर को निकालने के लिए, ठीक है। डॉक्टर्स में यूज दीज टेस्ट टू रूल आउट अदर मेडिकल इश्यूज सच एज ब्लॉकेजेस। दीज टेस्ट में इंक्लूड, और कौन कौन से टेस्ट ले सकते हैं यहाँ पे, गैस्ट्रिक एम्पटीन टेस्ट, पूरा गैस्ट्रिक एम्पटीन टेस्ट हो सकता है। मीजस हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर फूड टू मूव फ्रॉम द स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, कितना टाइम लग रहा है आपके स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाने में, तो एक गैस्ट्रिक एम्पटीन टेस्ट में होता है। अपर एंडोस्कोपी हो सकती है, द डॉक्टर एग्जामिन्स द ईसोफेगस एंड स्टमक थ्रू एन एंडोस्कोप। आपका जो फूड पाइप है ईसोफेगस, और आप उसके स्टमक का एंडोस्कोपी हो सकती है। एक्सरे से प्रोवाइड डॉक्टर्स विद द इमेजेस ऑफ इनसाइड ऑफ द ईसोफेगस एंड स्टमक। आपका एक्सरे से चेक कर सकते हैं ईसोफेगस का स्लाइड्स और स्टमक का स्लाइड्स चेक कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट। अब मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या देखते हैं। द मेन ट्रीटमेंट फॉर रुमिनेशन सिंड्रोम इज बिहेवियरल थेरेपी टू स्टॉप रिगर्गिटेशन। बिहेवियरल थेरेपी यहाँ पर यूज होती है। द बिहेवियरल थेरेपी दैट इज यूजुअली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रुमिनेशन सिंड्रोम इज डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग। डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग यहाँ पे यूज होती है। टू परफॉर्म डायफ्रैग्मेटिक ब्रीथिंग टू हेल्प कंट्रोल रिगर्गिटेशन। इसमें क्या क्या होता है इस ब्रीदिंग में। लाई ऑन योर बैक ऑन अ फ्लैट सरफेस और इन अ बेड। एक फ्लैट सरफेस और बेड में लेट जाइए सीधे, विद योर नीज बेंट एंड योर हेड सपोर्टेड। आप अपने जो नीज है उनको बेंट कर लीजिए और हेड को सपोर्ट कर लीजिए किसी चीज से। यू कैन यूज योर पिलो अंडर योर नीज टू सपोर्ट योर लेग। आप अपने लेग्स पे सपोर्ट के लिए एक पिलो यूज कर सकते हैं। प्लेस वन हैंड टू योर अपर चेस्ट, एक चेस्ट के ऊपर एक हैंड रख लीजिए, एंड द अदर below your rib cage. This will allow you to feel like your knee is pushing your diaphragm and move you as you breathe. Okay. अब इसमें क्या करना है, breathe in slowly through your nose so that your stomach moves out against your head. आपको ब्रीथ इन करना है और ब्रीथ आउट करना है। कीप द हैंड ऑन योर चेस्ट एज स्टिल एज पॉसिबल। फॉर चिल्ड्रन वी डिस्क्राइब थिंग दिस एज ब्रीदिंग लाइक एन ओपेरा सिंगर विद द हैंड ऑन द बेली मूविंग आउट विद ईच। आपको अपने पेट पे हाथ रख के बार बार इनहेल करना है, एक्सहेल करना है, टू टाइटन योर स्टमक मसल, letting them fall inward as you exhale through pursued lips, keeping the hand on upper chest as still as possible। तो आपके अपने स्टमक मसल्स को टाइटन करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज करनी है, जो कि यूज होती है रुमिनेशन सिंड्रोम के लिए, ठीक है। एक हाथ चेस्ट पे रखना है और एक हाथ आपका पेट पे रखना है, देन फिर इनहेल और एक्सहेल करना है, और नीज बेंट होनी चाहिए। एक फ्लैट बेड पे लेट के, और आपने आपका नीज भी सपोर्टेड होनी चाहिए और आपका फेस भी सपोर्टेड होना चाहिए।
ठीक है, तो ये आपका एक बिहेवियरल थेरेपी यूज होती है। ठीक है, this is all about rumination disorder. In my next video, I will talk about anorexia nervosa. That is also eating and feeding disorder. Thank you. If you have any problems in this rumination disorder video, please comment and I will get back to you in anorexia nervosa in my next video. Thank you.